Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a play named as Mountain Language by Harold Pinter. This is included in a subject 20th century British literature, poetry and drama which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. सबसे पहले हैरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो फुल नेम इज़ हैरोल्ड पिंटर. बर्थ की बात करें, ही वॉज बोर्न ऑन 10th of October 1930. प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें, हैकनी, ईस्ट लंदन, इंग्लैंड. डेथ ही वॉज डाइड ऑन 24th of December 2008. और अगर प्लेस ऑफ डेथ की बात करें, सो लंदन, इंग्लैंड. Occupation, he was a playwright, screenwriter, an actor, director and political activist. Next चलते हैं की फैक्ट्स की तरफ. So he came from a working class Jewish family. ठीक है. Evacuated during World War II. ठीक है. Shaped his sense of fear and silence. Evacuated का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि छोड़ देना, निकाला. नेक्स्ट, ही बिगेन एज एन एक्टर अंडर द नेम ऑफ डेविड बैरन. फर्स्ट प्ले इसका था द रूम 1957. इसके फेमस प्लेस में द बर्थडे पार्टी, द केयर टेकर, द होम कमिंग, बीट्रियल और माउंटेन लैंग्वेज. ही इज़ नॉन फॉर द कॉमेडी ऑफ मैनस एंड फेमस पिंटर पॉज. अब इनको हम डिस्कस करते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनस क्या है और पिंटर पॉज क्या है. कॉमेडी ऑफ मैनस जो है ये एक ड्रामेटिक टर्म है जो कि हैरोल्ड पिंटर के प्लेस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है. और इसमें जो ह्यूमर है और फियर है उसका एक यूनिक ब्लेंड होता है, जहाँ पर जो ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं उनको इन्फ्यूज़ किया जाता है एक सेंस ऑफ अंडरलाइंग टेंशन, थ्रेट या साइकोलॉजिकल अनईज. अगर हम ये जो फ्रेज़ है कॉमेडी ऑफ मैनस, इसमें दो ऑपोजिट्स जो हैं उनको कंबाइन किया गया है. कॉमेडी जो है, ठीक है, इसका मतलब है लाफ्टर, अब्सर्डिटी या नॉर्मल एवरीडे कॉन्वर्सेशन. दूसरी तरफ मैनस की बात करें सो ये फियर है, डेंजर है या फीलिंग दैट समथिंग टेरिबल माइट हैपन, ठीक है. तो ये एक सिचुएशन है, ठीक है, जो सरफेस पर हमें बड़ी फ़नी लगती है बट इट इज़ टेरिफाइंग अंडरनीथ, ठीक है. ऑडियंस जो है वो हंसती भी है लेकिन नर्वसली, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ जो है वो फील हो रहा होता है. नेक्स्ट, पिंटर पॉज की बात करते हैं. पिंटर पॉज क्या है? ये हैरोल्ड पिंटर्स के जो ड्रामेटिक स्टाइल है उनकी जो फेमस फीचर्स हैं उनमें से एक है, ठीक है. ये बेसिकली एक मूवमेंट है साइलेंस का, ठीक है, जो कि स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ऑफन मार्क्ड एज पॉज और साइलेंस, ठीक है. ये शो करने के लिए कि जो चीज़ नहीं कही गई वो भी उतनी पावरफुल हो सकती है जो कि कहा गया, ठीक है. ये एम्प्टी साइलेंस नहीं है, इसमें टेंशन होती है, इसमें फियर होता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है या फिर इमोशन भी होता है. नेक्स्ट चलते हैं. तो इसके जो वर्क्स हैं उनमें मेजर थीम्स हैं पावर, साइलेंस, डोमिनेशन, ह्यूमन क्रुएलिटी एंड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन. ऑल्सो रोट acclaimed film scripts, द सर्वेंट, द गो बिटवीन, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन. हैरोल्ड पिंटर जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस है, ठीक है, जिसने वॉर को और ऑपरेशन को क्रिटिसाइज़ किया है. वॉर को और जो ऑपरेशन है, जो जंग है, जो जबर है, उसको इसने तनकीद का निशाना बनाया है, ठीक है. इसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था 2005 में. ही मैरिड टू एंटोनिया फ्रेजर अंटिल हिज डेथ. नेक्स्ट चलते हैं. हैरोल्ड पिंटर का ये जो प्ले है माउंटेन लैंग्वेज, इसके ओवरव्यू की तरफ और इसके साथ हम इसकी इन डिटेल समरी जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. माउंटेन लैंग्वेज 1988 हैरोल्ड पिंटर के जो शॉर्टेस्ट और पॉलिटिकली चार्ज प्लेस हैं, जो सबसे मुख्तसर और सियासी तौर पर भरपूर जो प्लेस हैं उनमें से एक है, ठीक है. ये एक नेमलेस टोटलिटेरियन स्टेट, एक नामालूम आमराना रियासत जो है उसमें पेश किया गया है. अगर हम बात करते हैं कि टोटलिटेरियन स्टेट क्या होती है, सो ये एक गवर्नमेंट की फॉर्म है, ठीक है, जिसमें एक रूलर या एक रूलिंग पार्टी जो है
वो एब्सोल्यूट पावर और कंट्रोल रखती है पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स पर, ठीक है। टोटलिटेरियन स्टेट एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करती है, जिनमें पॉलिटिकल है, सोशल, कल्चरल और इवन पर्सनल बिहेवियर को भी फियर के थ्रू, प्रोपेगेंडा के थ्रू या रिप्रेशन के थ्रू। इसमें लोगों के पास ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, बोलने की भी उनके पास फ्रीडम नहीं है, ना ही फ्रीडम है ओपोजिशन का, ठीक है, मुखालफत का भी उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, ना ही फ्रीडम है प्रेस का। सिटीजन्स जो हैं, जो शहरी हैं, उनको मुकम्मल तौर पर स्टेट को ओबे करना पड़ता है। तो ये है टोटलिटेरियन स्टेट। तो ये जो प्ले है, ठीक है, ये एक नेमलेस टोटलिटेरियन स्टेट, एक नामालूम आमराना रियासत जो है उसमें पेश किया गया है, जहाँ पर जो लिंग्विस्टिक ऑपरेशन है, जो ज़ुबानी जबर है, जो लसानी जबर है, जो स्टेट वायलेंस है, रियासती तशद्दुद है, ठीक है, और जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं, जो पिसे हुए तबकात होते हैं, उनकी डीह्यूमनाइजेशन जैसे जो टॉपिक्स हैं, जो मौज़ूआत हैं, उनको उजागर करता है, ठीक है। जो माउंटेन पीपल हैं, जो माउंटेन लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, ठीक है, ये माउंटेन लैंग्वेज बोलते हैं और ये सिंबलाइज किसको कर रहे हैं? एथनिक माइनॉरिटी को, एक नस्ली अक़लियत की अलामत हैं, जिनकी ज़ुबान को जो हुक्मरान हैं वो ताकत से बैन कर देते हैं, ठीक है। माउंटेन लोग कौन होते हैं? जो माउंटेन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, और ये फिक्शनल एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं जो माउंटेन्स में रहते हैं, और माउंटेन्स किस रियासत के? एक अननेम्ड, एक नामालूम टोटलिटेरियन स्टेट, एक नामालूम आमराना रियासत। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो प्ले है, ये जो ड्रामा है, एक ब्लीक प्रिजन सेटिंग, एक अंधेरी और वीरान जेल के माहौल में पेश किया गया है, जहाँ पर पहाड़ों से आई हुई औरतें, जहाँ पर माउंटेन्स से आई हुई जो विमेन हैं, अपने कैद शोहरों, ठीक है, अपने हस्बैंड्स और सन्स यानी अपने बेटों से मिलने आती हैं, लेकिन इन जेल के जो मुहाफिज हैं, इनके जो गार्ड्स हैं, वो उनको जलील करते हैं और इनसे इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान, इनकी शनाख्त जो है वो छीन लेते हैं। अब इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है सार्जेंट, ठीक है। अब ये जो सार्जेंट है, ये बहुत ज़्यादा जालिम, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और एक करख्त जो है वो फ़ौजी एहलकार है, और ये जो माउंटेन लैंग्वेज है ना, जो पहाड़ी ज़ुबान है जो कि माउंटेन पीपल बोलते हैं, उन पर पाबंदी नाफिज करता है, और नौजवान जो औरत है, जो यंग वुमेन है, उसको सेक्सुअली हैरेस भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड कैरेक्टर की तरफ, ठीक है, जो कि है एक यंग वुमेन, एक नौजवान औरत, सारा जॉनसन, ठीक है। ये एक करेजियस, एक बहादुर खातून विजिटर है, ठीक है, जो बूढ़ी औरत के हक़ में आवाज़ उठाती है, और जो ऑफिसर और सार्जेंट है उनको ये ललकारती है, उनको चैलेंज करती है, और बाद में चीख कर चार्ली का नाम पुकारती है। इसका थर्ड कैरेक्टर है ऑफिसर, ठीक है। ये एक आला फ़ौजी अहदेदार है जो पहाड़ी ज़ुबान पर, जो माउंटेन लैंग्वेज पर पाबंदी का हुक्म जारी करता है, ठीक है, और जो डॉग के काटने का पूरा इंसिडेंट है, जो वाक़या है, उस पर सवाल उठाता है। इसका फोर्थ कैरेक्टर है एल्डरली वुमेन, ठीक है। ये एक खामोश और एक अज़ियत ज़दा जो है मज़लूम औरत है, ठीक है, जो कि डॉग के काटने से ज़ख्मी हुई है और बाद में बेहरकत बैठी रहती है और अपनी ज़ुबान बोलने से कासिर है, ठीक है, या इनकार करती है, जबकि इसे बोलने की इजाज़त भी मिल जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। इसका फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो है गार्ड। गार्ड जो है ये एक बदतमीज़ और सख्त मिजाज सिपाही है, जो मुलाकात के कमरे में रूल्स जो हैं, ठीक है, उनको इन्फोर्स करता है, और बूढ़ी औरत को लाठी से चुभोता है और चीख कर कहता है फॉरबिडन यानी ममनू है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रिजनर, ठीक है, एक आदमी, शायद बूढ़ी औरत का बेटा, ठीक है, जो कांपता हुआ बैठा है, बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करता है और बाद में इसके चेहरे पर खून लगा होता है। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है हुडेड मैन। ये एक साइलेंट फिगर है, एक खामोश किरदार है, जिसे गार्ड्स जो हैं वो पकड़ कर लाते हैं और वो गिर पड़ता है। नौजवान औरत इसे चार्ली कहकर पुकारती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेकंड गार्ड। ये एक आवाज़ जो सीन 3 है उसमें पर्दे के पीछे से सुनाई देती है, और ये बताता है कि नौजवान औरत जो दरअसल नकाबपोश आदमी है, जो हुडेड मैन है चार्ली, उसकी बीवी है। नेक्स्ट चलते हैं इस प्ले की सीन बाय सीन इन डिटेल समरी को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट सीन है अ प्रिजन वॉल, ठीक है, यानी कि जेल की दीवार।
इस सीन का आगाज़, इस मंज़र का आगाज़ जेल की दीवार के सामने होता है, जहां औरतों की एक पूरी कतार जो है वो खड़ी है और इनमें एक बूढ़ी औरत शामिल है जो अपना हाथ पकड़े हुए है, ठीक है, और इसके साथ एक नौजवान औरत जो है वो खड़ी है, ठीक है। इस दौरान एक सार्जेंट और एक ऑफिसर जो है वो दाखिल होते हैं। सार्जेंट जो है बार बार नौजवान औरत का नाम पूछता है, लेकिन वो सिर्फ यही जवाब देती है कि वो पहले ही अपना नाम बता चुकी है। ऑफिसर जो है वो यहाँ पर इंटरप्ट करता है, वो यहाँ पर जो है वो इंटरवेंस करता है, यहाँ पर मुदाखलत करता है और पूछता है कि क्या कोई शिकायत है। तो नौजवान औरत वजाहत करती है कि बूढ़ी औरत का हाथ जो है वो ज़ख्मी है और खून से भरा हुआ है, क्योंकि एक डोबरमैन पिंचर, एक डोबरमैन कुत्ते ने इसे काट लिया था, ठीक है। अब ये जो मंजर है ये फ़ौरन जेल के जो जालिमाना और गैर इंसानी माहौल है उसको जाहिर करता है, जहाँ पर औरतें ना सिर्फ कैद में मौजूद अपने प्यारों से जुदा हैं बल्कि ख़ुद भी वो तशद्दुद और ज़िल्लत जो है उसका शिकार है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो ऑफिसर है वो बूढ़ी औरत से पूछता है कि इसे किसने काटा, लेकिन बूढ़ी औरत खामोशी से इसकी तरफ देखती रहती है, वो कोई जवाब नहीं देती। ऑफिसर जो है वो तंज़िया अंदाज में कहता है कि जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, उनके भी नाम होते हैं और वो काटने से पहले अपना नाम बताते हैं। वो मज़ीद धमकी देता है कि अगर कुत्ते ने अपना नाम बताए बगैर काटा है तो इसे गोली मार दी जाएगी। अब नौजवान औरत जो है वो शिकायत करती है कि सुबह 9 बजे से वो बाहर बर्फ़ में खड़ी हैं, ठीक है, 8 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इस पर जो सार्जेंट है वो बड़ी हकारत से जवाब देता है कि वो मर्द जिनसे ये औरतें मिलने आई हैं, यानी इनके शोहर, बेटे या बाप, सब गलीज लोग हैं, ठीक है, और सब स्टेट के दुश्मन हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो ऑफिसर है वो ये अनाउंस करता है कि जो माउंटेन लैंग्वेज है, जो पहाड़ी ज़ुबान है, वो मर चुकी है। ये ज़ुबान फॉरबिडन है और गैर कानूनी है, ठीक है, यानी ममनू है और गैर कानूनी है। वो हुक्म देता है कि औरतें सिर्फ कैपिटल की ज़ुबान बोल सकती हैं और अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल सख्ती से मना है। अब नौजवान औरत ये कहकर बचने की कोशिश करती है कि वो पहाड़ी ज़ुबान बोलती ही नहीं, लेकिन ऑफिसर और सार्जेंट जो है इस पर यकीन नहीं करते। अब इस सीन का जो इख्तिताम है इस वक्त होता है जब ऑफिसर और सार्जेंट नौजवान औरत जो है उसको सेक्सुअली हैरास करते हैं, ठीक है। एक खौफनाक लम्हा जो रियासती ताकत और औरतों के इस्तेहसाल की इंतहा को जाहिर करता है। फिर रोशनी जो है वो बुझ जाती है, ब्लैक आउट, ठीक है, और मंजर जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं सीन 2 की तरफ, जो कि है विजिटर्स रूम। ये मंजर जो है जेल के मुलाकात के कमरे में पेश होता है। यहाँ बूढ़ी औरत एक बेंच पर बैठी है जबकि एक गार्ड इसकी निगरानी कर रहा है। बूढ़ी औरत खामोश है और इसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। ये मंजर पिछले मंजर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ खामोशी, खौफ और बेबसी जो है वो हमें नज़र आ रही है। अब जल्द ही गार्ड इसे लाठी से चुभोता है और चीख कर कहता है फॉरबिडन, जब वो अपनी पहाड़ी ज़ुबान में बोलने की कोशिश करती है। जब भी वो माउंटेन लैंग्वेज बोलने की कोशिश करती है तो वो उसको एक लाठी के साथ चुभोता है, ठीक है, और चीख कर कहता है कि फॉरबिडन, ममनू है। यहाँ से जाहिर होता है कि ज़ुबान पर पाबंदी सिर्फ कानून नहीं बल्कि जुल्म का हथियार बन चुकी है जो इंसानियत को खामोश कर देती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि एक कैदी और एक जो एल्डरली वुमेन है, एक बूढ़ी औरत है, वो बेंच पर बैठे हैं जबकि एक गार्ड इनके पीछे खड़ा है। बूढ़ी औरत एक कह लें कि स्ट्रॉन्ग जो रूरल एक्सेंट है, ठीक है, एक देही और भारी लहजे में बात करने की कोशिश करती है और वो अपने बेटे को बताना चाहती है कि इसके पास रोटी और सेब हैं, ठीक है। लेकिन जैसे वो अपनी माउंटेन लैंग्वेज में कुछ कहती है, गार्ड लाठी से इसे चुभोता है, ठीक है, इसे जैब करता है और ज़ोर से चीखता है फॉरबिडन, 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 यानी कि ममनू है, ममनू, ममनू और ममनू है। तो वो ये रिपीटिशन में यही वर्ड्स बोल रहा है कि माउंटेन लैंग्वेज जो है फॉरबिडन है। फिर वो कैदी से कहता है कि वो अपनी माँ को कह दे कि सिर्फ कैपिटल की ज़ुबान में बात करे। कैदी मायूसी से ये जवाब देता है कि इसकी माँ वो ज़ुबान नहीं बोल सकती, ठीक है। अब ये जो सीन है ये बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला है, क्योंकि एक माँ और एक बेटे के दरमियान जो मोहब्बत भरी गुफ्तगू है, जो कॉन्वर्सेशन है, उसको ताकत और कानून खामोश कर देते हैं। यहाँ पर ज़ुबान जो है सिर्फ बोलने का ज़रिया नहीं है बल्कि ताल्लुक़, आइडेंटिटी, शनाख्त और जो ह्यूमैनिटी है यानी इंसानियत है उसकी अलामत है। और जब वो छीन ली जाती है तो खामोशी जो है जुल्म का निशाना बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं।
अब जो गार्ड है वो कैदी से सवालात करना शुरू करता है, ठीक है। इस पर रोब जमाने की कोशिश करता है और अपनी ताकत और ज़ाती ज़िंदगी के बारे में फ़ख्र से बात करता है जैसे बड़ा आला और बाइख्तियार शख्स हो, ठीक है। फिर वो अचानक इन दोनों, जिसमें कैदी है और उसकी एक बूढ़ी औरत है यानी उसकी माँ है, उसको गाली देते हुए कहता है कि तुम सब जो है वो गलीज लोग हो, गंदगी का ढेर हो, ठीक है। कैदी पुरसुकून लहजे में कहता है कि इसकी एक बीवी और 3 बच्चे हैं। गार्ड तंजिया हंसता है और सार्जेंट को बुलाता है कहते हुए कि यहाँ एक जोकर यानी मजाक उड़ाने वाला मौजूद है। अब यहाँ पर जो लाइट है वो डिम हो जाती है और इस पसे मंज़र में एक आवाज़ सुनाई देती है, वॉइस ओवर, ठीक है। बूढ़ी औरत की आवाज़ वो बच्चे और घर पर इंतज़ार करने वाले लोगों के बारे में बात कर रही होती है जो कैदी के घर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरी आवाज़ है उस कैदी की आवाज़ जो अपनी माँ के ज़ख्मी हाथ के बारे में बोलता है, वही आज जिसे एक डॉग ने काटा था। फिर रोशनी दोबारा से जलती है, ठीक है। सार्जेंट जो है वो दाखिल होता है और गार्ड से पूछता है ये जोकर कहाँ है, और अचानक रोशनी जो है वो बुझ जाती है, ब्लैकआउट, ठीक है। अब ये जो मंजर है ये रियासती ताकत के अंधे जुल्म और इंसानी जो रिश्ते हैं उनकी टूट फूट की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। जो माँ और बेटे की आवाज़ें अंधेरे में गुम हो जाती हैं, उसी तरह जैसे इनकी ज़ुबान और इनकी आइडेंटिटी जो है, इनकी शनाख्त जो है, इनकी पहचान जो है वो स्टेट के हुक्म से, जो रियासत है उसके हुक्म से मिटा दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं सीन 3 की तरफ, वॉइस इन द डार्कनेस, ठीक है। अब ये जो मंज़र है, जो सीन 3 है, इसका आगाज़ जो है मुकम्मल अंधेरे में एक आवाज़ यानी वॉइस ओवर इससे होता है, ठीक है। जहाँ सार्जेंट गुस्से से एक औरत से बाज पर्स कर रहा होता है और उसकी जो गैर मजाज मौजूदगी है उस पर सवाल उठाते हुए है। इसकी जो आवाज़ है ना उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा और धमकी है, ठीक है। अब फिर रोशनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जलती है और मंजर एक कॉरिडोर में तब्दील हो जाता है, ठीक है। अब एक हुडेड मैन है, एक नकाब पोश आदमी है, उसको गार्ड और सार्जेंट जो है सहारा देकर खड़ा किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ज़ख्मी है और यूँ समझ लें कि वो बेजान है, ठीक है। अब नौजवान औरत जो है वो कुछ फासले पर खड़ी है, वो इन्हें घूर रही है, ठीक है। अब सार्जेंट बड़े तंजिया लहजे में नौजवान औरत को मुखातिब करते हुए कहता है, और इसके लहजे में हमें हकारत और मजाक जो है वो नज़र आता है। वो औरत के दर्द और खौफ को एक खेल समझ रहा होता है, ठीक है। ये मंज़र जो है ये एक और मरहले को पेश कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर जो रियासती ताकत है वो ना सिर्फ जिस्म को तोड़ रही है, ठीक है, यानी कि वो हमें जो हुडेड मैन है बिल्कुल बेजान नज़र आया, कमज़ोर और ज़ख्मी, तो इससे साबित होता है कि ना सिर्फ वो उनको फ़िज़िकली टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन औरत जो है उसकी नफ्सियात और एहसासात को भी रोंद रही है। जो रियासत है, रियासती ताकत है, जो हुडेड मैन है, जो नकाब पोश शख्स है, उसकी खामोशी और उसकी कमज़ोरी, औरत की बेबसी भरी जो निगाहें हैं और इनके जो जुल्म की इंतहा है उसको जाहिर करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब रोशनी जो है वो दोबारा मध्यम हो जाती है, लाइट अगेन डिम हो जाती है और पसे मंज़र में एक वॉइस ओवर यानी आवाज़ों का तबादला सुनाई देता है। ये इस नकाब पोश हुडेड मैन और नौजवान औरत की आवाज़ें हैं। अब वो दोनों मोहब्बत और यादों के लहजे में बात कर रहे हैं। वो एक दूसरे के सोते हुए चेहरों को देखने, मुस्कुराने और जो बहार के मौसम में झील के किनारे साथ होने के लम्हे थे उनके, उसको याद कर रहे हैं। ये नर्म, ये पुरसुकून मुकालमे एक लम्हे के लिए जुल्म के माहौल में इंसानियत और मोहब्बत की झलक दिखाते हैं। फिर अचानक रोशनी जो है दोबारा पूरी तौर पर जल उठती है और नकाब पोश आदमी जो है चार्ली, वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। नौजवान औरत चीख कर पुकारती है, चार्ली, ठीक है। अब गार्ड तेज़ी से आता है और गिरे हुए आदमी को घसीट कर ले जाता है। सार्जेंट लापरवाही से इस पूरे वाक़े को नज़रअंदाज कर देता है, कहता है ये सब शायद किसी कंप्यूटर की गलती है, ठीक है। फिर वो तंजिया लहजे में नौजवान औरत को मशवरा देता है कि अगर वो मालूमात चाहती है तो जोसेफ डॉक्स नामी शख्स जो है उसको एक फ़ोन करे, ठीक है, उसको कॉल करे अगर वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो सीन के आखिरी लम्हात हैं, इस मंज़र के आखिरी लम्हात में नौजवान औरत थकी हुई और मायूस लहजे में सार्जेंट से पूछती है कि अगर वो खुद को उस आदमी के हवाले कर दे, ठीक है, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सार्जेंट लापरवाही और तंजिया अंदाज में जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं, कोई मसला नहीं। इसके बाद रोशनी जो है वो बुझ जाती है, ब्लैकआउट, और मंजर एक खौफनाक खामोशी के साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं इस प्ले के लास्ट सीन की तरफ, सीन 4, जो कि है विजिटर्स रूम। ठीक है, अब जो रोशनी है वो दोबारा जलती है, मंजर पहले की तरह मुलाकात के कमरे में है। ठीक है, विजिटर्स रूम में है, गार्ड, बूढ़ी औरत और कैदी वहाँ मौजूद हैं। अब कैदी जो है उसके चेहरे पर खून लगा हुआ होता है, कांप रहा होता है, बहुत कमज़ोर और टूटा हुआ दिखाई देता है। बूढ़ी औरत जो है वो भी बिल्कुल खामोश और बेहरकत बैठी है, ना बोलती है ना कोई रद्द अमल देती है। ये खामोशी अब सिर्फ खौफ की नहीं बल्कि रूह की शिकस्त का इजहार है। ठीक है, जो स्टेट का जुल्म है, जो स्टेट का जबर है, उसने इन दोनों के दरमियान जो ज़ुबान है, जो एहसास है और जो उम्मीद है, उन सब चीज़ों को छीन लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होता है कि जो गार्ड है ना वो अचानक एक नया ऐलान करता है। वो बुलंद आवाज़ में कहता है कि जो रूल्स हैं वो बदल दिए गए हैं। अब ये बूढ़ी औरत जो है अपनी ज़ुबान में बोल सकती है, यानी माउंटेन लैंग्वेज बोल सकती है अगले हुक्म के आने तक। ये जो जुमला है ये बज़ाहिर नरमी का इजहार लगता है, लेकिन इसके लहजे में तंज और बेहिसी जो है वो वाज़ेह है। गोया इंसान की ज़ुबान बोलने की इजाज़त भी रियासत की मर्ज़ी से मशरूत हो। अब कैदी अपनी माँ की तरफ मुड़ता है। ठीक है, और माउंटेन लैंग्वेज में नरमी से कहता है कि अब वो अपनी ज़ुबान बोल सकती है क्योंकि जो रूल्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। लेकिन जो बूढ़ी औरत है वो कोई जवाब नहीं देती, वो इसी तरह खामोश और बेहरकत बैठी रहती है। इसकी आंखों में खालीपन है, जैसे वो बोलने की ताकत या ख्वाहिश जो है उसको खो चुकी है। अब इस दौरान कैदी का जो जिस्म है वो शदीद कांपने लगता है, इसके असाब टूटने के करीब हैं। ठीक है, और कुर्सी से गिर कर घुटनों के बल ज़मीन पर आ जाता है और बहुत ज़्यादा लरजने लगता है। ठीक है, गोया कि इसके अंदर का सारा जो दर्द, खौफ और बेबसी है, अब जो इसकी बॉडी है उसकी ये जो लरजना है उसमें ज़ाहिर हो रही है। अब ये मंज़र इस बात की अलामत है कि रियासती जबर जो है सिर्फ ज़ुबान को नहीं बल्कि रूह और इंसानियत को भी मिटा देता है। अब इजाज़त मिलने के बावजूद बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो सार्जेंट है वो कैदी को ज़मीन पर तड़पता हुआ देखता है और फ़ौरन जिम्मेदारी जो है वो कैदी पर डाल देता है और हकारत से कहता है कि ये लोग खुद ही मदद करने वालों के हाथ काट देते हैं। ठीक है, गोया जुल्म का शिकार होना भी इनकी अपनी गलती हो। इस लम्हे रोशनी जो है वो बुझ जाती है, ब्लैकआउट और ड्रामा जो है, जो प्ले है, खामोशी और अंधेरे में ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर जो ऑपरेशन है, जो जबर है, जो ज़ुबान है और जो इंसानियत है, सब खामोशी में दफन हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। इसका फर्स्ट थीम जो है वो है लैंग्वेज एज पावर एंड आइडेंटिटी, यानी कि ज़ुबान बतौर ताकत और शनाख्त। ठीक है, जो माउंटेन लैंग्वेज है, जो पहाड़ी ज़ुबान है, दरअसल सकाफ़ती विरासत और शनाख्त की अलामत है। ठीक है, ये कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करिए। ज़ुबान पर पाबंदी जो है, जो कॉलोनियल और अथॉरिटेरियन डोमिनेशन है, ठीक है, यानी जो नौ आबादियाती और आमराना तसल्लुत है, ठीक है, उसकी अलामत बन जाती है। हेरोल्ड पिंटर इस चीज़ को एक्सपोज करते हैं कि ज़ुबान पर काबू पाना दरअसल इंसानों को खामोश करने का एक ज़रिया है, एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए पूरी कम्युनिटी की आवाज़, उनकी यादें और उनकी आइडेंटिटी जो है वो मिटा दी जाती है। इसका सेकंड थीम है ऑपरेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जबर और इंसानों की तजलील। ठीक है, इस प्ले में जो गार्ड्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं, इस चेहरा इक़्तिदार, इस फेसलेस अथॉरिटी की नुमाइंदगी करते हैं जो इंसानों को महज नज़्म व ज़ब्त के तहत काबू रखने वाली मखलूक समझता है। ठीक है, इनका जुल्म मशीनी, गैर ज़ाती और गैर इंसानी है, जहाँ वो सिर्फ अहकामात पर अमल करते हैं और इनके लिए दर्द, हमदर्दी या इंसाफ जैसी कदरें जो है बिल्कुल बेमानी हो चुकी हैं। अब ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं मिलकर के दिखाते हैं कि जो ताकत है जब ज़ुबान और शनाख्त पर कब्ज़ा कर लेती है तो इंसान सिर्फ जो है वो एक हुक्म मानने वाली बॉडी जो है वो बनकर रह जाता है, जिसकी रूह, जिसकी आवाज़ और वजूद सब रियासत के खौफ में गुम हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं और जो इनके ख़ानदान हैं, इनसे इनकी इंडिविजुअलिटी, इनकी इनफरादियत जो है उसको छीन लिया गया है, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साइलेंस एंड रेजिस्टेंस, जो कि इसका थर्ड थीम है। ठीक है, इस ड्रामा में खामोशी जो है एक ताकतवर अलामत के तौर पर उभरती है। ये खामोशी कभी ज़बरदस्ती उन पर मुसल्लत की गई है जब बोलने पर पाबंदी लगती है, और कभी खुद इख्तियार किरदा जो है मज़ाहमत बन जाती है जब बूढ़ी औरत बोलने से इनकार कर देती है या उसमें अब सकत ही नहीं रहती कि वो बोल सके।
यही खामोशी उसके लिए एक खामोश एहतजाज बन जाती है, एक ऐसा एहतजाज जो किसी लफ्ज़ के बगैर भी ताकत रखता है। हैरोल्ड पिंटर जो ठहरी हुई खामोशियां हैं और रुके हुए जुमले हैं, उनके ज़रिए बेबसी, दुख और इंसानी बर्दाश्त को बहुत बेहतर तरीके से पेश करते हैं। लास्ट थीम की तरफ जो कि है एब्सर्डिटी ऑफ अथॉरिटी, जो रिजीम के आर्बिट्रेरी डिसीजंस हैं, जो बदलते हुए अहकामात हैं, ठीक है, जो फ़ैसले हैं, वो रिवील करते हैं कि जो पावर है उसकी एब्सर्डिटी और इरेशनैलिटी को। जो अफसर का बदलता हुआ रवैया है, कभी जालिम और तंजिया और कभी दोस्तनुमा और नरम लहजा, असल में जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, जो सियासी मुनाफकत है, उसकी अक्कासी करता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.